जो भी हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किए हैं अप टू लास्ट क्लास, अगर कोई डाउट है किसी को किसी पॉइंट के अंदर, किसी नोटेशन में, वर्ड में, सेंटेंस में, एनीथिंग एक्सेप्ट दिस पोर्शन, इसके अलावा इस वाले पोर्शन को छोड़ के अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो डिस्कशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन? डाउट नहीं आ रहे तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था कि हमें जो है वो इसके लिए इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब ये हो गया कि भाई हमें जो है वो इसके लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। इसके लिए हमें जो है वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है और XC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है एंड देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल, कोई इशू नहीं है, राइट। तो मैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करता हूं तो मेरे पास में जो एक्चुअल में सेक्शन है वो मेरे पास कौन सा है? एक्चुअल में सेक्शन है कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे खाली जगह है, वेकेंट है ये, दिस इज द वेकेंट एंड यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कंक्रीट लगा रखा है, दिस इज द एक्स्ट्रा कंक्रीट। इसकी पोजीशन जो है वो DC पे है और ये यहाँ से यहाँ तक XA पे है, ये यहाँ से यहाँ तक XA पे है और इसका जो एरिया हो जाएगा 1.5 m इंटू ASC हो जाएगा एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो जब हम XA की बात करते हैं तो XA में हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज सच डेप्थ ऑफ, सॉरी नॉट XA की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। दोनों साइड एरिया ऑफ कंक्रीट के मोमेंट को हम लोग इक्वेट करके हम क्या करते हैं? XA का वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैं पहली बार इसको लिख रहा हूं तो मुझे होच पोच बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर ये मान लेता हूं, मैं इसके अंदर जो है वो मैं इसमें ये बोल देता हूं कि यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द B, ये हो जाएगा दिस इज द B। तो मैं पहली बार ये मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, सब जगह ओनली कंक्रीट है, दिस इज द B और दिस इज द XA। तो ये हो जाएगा B इंटू XA बाई 2। ये हमने ओनली कंक्रीट माना है, इसके अंदर जो है वो हम लोग ना तो ये बाहर कंक्रीट मान रहे हैं ना ही यहाँ अंदर स्टील मान रहे हैं। दूसरी बार में मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में ओनली बाहर की साइड कंक्रीट लगा हुआ है, दिस इज द वन जिसका लोकेशन हो जाएगा DC और ये हो जाएगा XA और इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 1.5 m इंटू ASC। तो इसको जब मैं इस न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा दिस इज द 1.5 m इंटू ASC। किससे मोमेंट करेगा? इस दूरी से, दैट इज द, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज XA माइनस DC। तो ये मोमेंट करेगा XA माइनस DC। दोनों ही कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, तो दोनों को सम कर दिया। जब हमने बाहर कंक्रीट लगा दी है तो दिखती सी बात है यहाँ पे जो कंक्रीट है उसको हमने हटानी होगी एक्चुअल में, जबकि इस वाले पोर्शन के अंदर मैंने यहाँ पे भी कंक्रीट मान रखी है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं कि इतना एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे, इतना एरिया का यहाँ पे स्टील लगा हुआ है, उसी को हटा के तो हमने ये बाहर कंक्रीट लगाया है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे खाली जगह रहनी चाहिए थी, उसको भी मैंने मोमेंट करा दिया। सो उसको हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा, दैट इज ASC इंटू XA माइनस DC, दैट इज इक्वल टू M इंटू AST D माइनस XA। क्लियर है? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वेशन। अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाता हूं तो क्या हो जाएगा? लुक एट दिस,
अब हम यहाँ पे इस खाली जगह को, ये जो वैकेंट पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं, ये वैकेंट हो जाएगा जिसका एरिया जो होगा वो ASC के बराबर होगा। एंड रेस्ट यू नो दैट ये लोकेटेड है DC पे, एंड बाकी सारा वो का वही है, दिस इज द XA। क्लियर है? तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप लोग ये इक्वेशन लिख लो, जिसको आप सिमिलर, अगर आप इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं तो कई बुक्स में आप ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे लिखी गई है, b इंटू XA स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसमें ASC और XA माइनस DC दोनों टर्म्स में कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1.5m माइनस 1 इंटू ASC इंटू XA माइनस DC इज इक्वल टू m इंटू AST D माइनस XA। सो दिस इज द वन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस इक्वेशन को रटिए, आप इसको ध्यान रख लीजिए। ऑब्वियस बात है, सारी चीजें आप कैलकुलेटर में ही पुट करेंगे, सो कैलकुलेटर कैन सोल्व जो भी इक्वेशन है वो कर लेगा। और आपको वैसे भी पता कैलकुलेटर चलाना कैसे आता है, वो भी मैंने क्लास में बता रखा है, सो नोट कर लीजिए। न्यूट्रल एक्सिस फॉर द डबली रेनफोर्स सेक्शन, देन हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आ जाएगा, दैट इज, देन नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस NA, और ये होता है आपके पास दैट इज XC। और XC चाहे कोई सा भी सेक्शन हो उसके लिए हमेशा वैल्यू सेम रहेगा, चाहे सिंगली हो, डबली हो, T बीम हो, L बीम हो, एनीथिंग, कोई सा भी बीम हो। WSM में XC इज इक्वल टू K इंटू D होगा। K का वैल्यू 250 के लिए 0.40, 415 के लिए 0.289 एंड 500 के लिए 0.253, दैट इज द वैल्यू। नोट करिए, दिस इज फॉर द XC। चलो, द नेक्स्ट पोर्शन इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज द MR। तो दोस्तों अब मैं दोबारा हर बार जो है, देखो मैं हर बार जो है ऐसा सेक्शन नहीं बनाऊंगा जो ये बना हुआ है, पहले ऐसा बना के फिर ऐसा बना के नहीं बनाऊंगा। मैं डायरेक्टली जो है इसका जो सेक्शन ड्रॉ करूंगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द सेक्शन, दिस इज द सेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द वन, है ना। इसका जो लोकेशन हो जाएगा दिस इज द DC, दिस इज द B, एंड हियर इट इज द XA। बाकी नीचे M इंटू AST है इसी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5m माइनस 1 इंटू ASC। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? दैट इज द 1.5m माइनस 1 इंटू ASC, जो मैंने वहां ऊपर शो किया है। ये क्लियर हुआ होगा सबको कैसे लिखा है मैंने? भाई बाहर जो कंक्रीट लगाई है वो कितना है, 1.5m इंटू ASC, और ये क्या है, माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इस वाले पोर्शन में से ASC माइनस कर दिया, तो मैं डायरेक्टली ये वाला ना शो करके सीधा सीधा ये शो कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा दैट इज द 1.5m इंटू
1.5 m माइनस 1 इंटू ASC। या तो आप ऐसे शो कर लो आप चाहो तो, है ना, या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको 1.5 m माइनस ASC कर दो और इसको खाली जगह ASC से शो कर दो। इट इज अप टू यू, मतलब कोई बिग इश्यू नहीं है, बट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो मैं ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाऊंगा आगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, लोक एट दिस इज द सेक्शन एंड इट इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा दैट इज द बी, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द 1। ये अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC। इसका लोकेशन होगा दोस्तों दैट इज द DC, ये हो जाएगा XA, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे जो स्टील लगा है दैट इज द, ये हो जाएगा M इंटू AST। इसकी जो लोकेशन होगी दैट इज द D, इफेक्टिव डेप्थ। तो जब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्सेस रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट एज वेल एज द टेंशन स्टील। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस निकालने हैं, और कंक्रीट के द्वारा और स्टील के द्वारा, अगर मोटी मोटी बात करें तो। जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो नीचे लगा है ये एक्चुअल में अब कंक्रीट बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है वो किसको शो कर रहा है, कंक्रीट को शो कर रहा है, क्योंकि पहले मेरे पास में ये क्या था, दिस वाज द ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, यही था। लेकिन हमने इस स्टील को क्या करा, कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया 1.5 m इंटू ASC से। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये मेरे पास में क्या बन गया, कंक्रीट बन गया, अगर देखा जाए तो, राइट। ये जो है मेरे पास में क्या बन गया, कंक्रीट बन गया। तो जब ये कंक्रीट बन गया तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो जो कंक्रीट के लिए ड्रॉ करूंगा उसी से ही इसके द्वारा कितना फोर्स लिया जा रहा है वो भी रजिस्ट हो जाएगा, इसके द्वारा कितना फोर्स लिया जा रहा है वो भी रजिस्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास दोनों ही जगह कंक्रीट लगा हुआ है, स्टील कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई इसमें स्ट्रेस कितनी आ रही है या ये कितना फोर्स ले रहा है। जो डायग्राम में इस कंक्रीट के लिए बना रहा हूं, सेम डायग्राम का यूज में इसका वैल्यू भी निकाल सकता हूं कि ये कितना लोड लेगा, इन्हें कितना फोर्स रजिस्ट करेगा। दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेस डायग्राम, लुक एट दिस, हियर इट इज, ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे ये बन गया कुछ ऐसे। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ किसी को भी। इन जनरल बात कर रहे हैं तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, टेल मी। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें किसी को, इस वाले पोर्शन में। नहीं, और होना भी नहीं चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। चलो, तो ये हो जाएगा TA/m दिस वन। अब देखो मैं यहाँ पे दो फोर्सेस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं दो फोर्सेस लिख रहा हूं। पहला मैं शो कर रहा हूं दैट इज द C1, व्हाट इज द C1? C1 को मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन कंक्रीट। ये जो कंक्रीट है, ये वाला जो कंक्रीट है दिस वन, ये कंक्रीट कितना लोड ले रहा है इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये कंक्रीट जो लोड ले रहा है दैट इज द C1। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, resultant compressive force registered by
रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन कंक्रीट, रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन कंक्रीट। तो ये हो जाएगा दैट इज द सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सब लोग बताइए। हमें जब C1 की बात कर रहे हैं तो हमें ये मानना कि ये नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ऐसा मान लेना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस डायग्राम का बिहेवियर कैसा है? लीनियर है, लीनियर है ना। तो ये हो जाएगा CA प्लस 0/2 इंटू एरिया ऑफ सेक्शन B इंटू XA। तो जो C1 हो जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास, दैट इज C1 क्या हो जाएगा? दैट इज C1 इज इक्वल टू दिस वन। तो एवरेज स्ट्रेस CA प्लस 0/2 इंटू एरिया ऑफ सेक्शन दैट इज B इंटू XA। सो द C1 विल बी क्या होगा? 1/2 B इंटू XA इंटू CA, XA इंटू CA। ये हमने जो है वो शो कर दिया। लुक एट दिस, यहाँ पे हमने बोला कि भी हमारे पास में ये जो है दैट इज द C1, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि भी हमारे पास इसके नीचे भी सेक्शन है, बट हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भी ये कंक्रीट कितना लोड लेगा, दिस इज द वन, दिस इज द वन। ये हम लोग बात कर, क्लियर है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस C1 की लोकेशन कहां होगी, इस C1 की लोकेशन कहां होगी, सो भाई इसकी लोकेशन होगी इस स्ट्रेस डायग्राम के CG पे, और ट्रायंगल का CG जो होता है वो h/3 होता है। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो दैट इज द लोकेशन कहां पे होगी? दैट इज द y1 डिस्टेंस पे, और y1 का वैल्यू हो जाएगा XA/3, राइट। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो कहां हो जाएगी? द लोकेशन ऑफ दिस फोर्स C, द लोकेशन ऑफ दिस फोर्स यानी कि C1 इज एट y1 डिस्टेंस, और y1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरे पास, दैट इज y1 का जो वैल्यू दिया जाएगा दैट इज XA/3, XA/3। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज द y1, दिस इज द y1, ठीक है, राइट। अब हमें बात करनी है दोस्तों, अब हमें बात करनी है कि ये वाला जो कंक्रीट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना लोड ले रहा है, ये कितना लोड ले रहा है। तो भाई सबसे पहली बात तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। तो हम इसके लिए अगर हम बात करें तो हमने क्या करा था, इसको हटा के बाहर कंक्रीट लगाया था, यही किया था। तो इसका एरिया कितना हो गया? इतना, इतना हो गया। जब हमने C1 लिखा था तो हमने यहाँ पे भी कंक्रीट मान ली थी, पूरा का पूरा B इंटू X से लिखा है ना। तो जब मैं अब इस कंक्रीट के द्वारा जो मैंने बाहर लगाई है, ये कितना लोड लेगी, तो उसमें क्या कर लेता हूं कि यहाँ पे जो मैंने कंक्रीट मान ली थी C1 वाले फोर्स के अंदर, उसको भी मैं माइनस कर देता हूं ताकि मेरे पास एक्चुअल फोर्स आ जाए। तो टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट अब कितना है मेरे पास? दैट इज एरिया ऑफ कंक्रीट अब है मेरे पास 1.5 m-1 इंटू ASC। इतना एरिया ऑफ कंक्रीट अब और बचा है जो कंप्रेशन स्टील की वजह से आया है, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास C2 फोर्स। अब ये लगेगा कहां पे? ये लगेगा जहां पे कंप्रेशन स्टील लगा हुआ है। तो ये जो लगेगा वो कहां लगेगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना लोड लेगा? दैट इज द C2, दैट इज द C2। इस टाइम जो, अच्छा ये कंक्रीट है तो इस यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी उसको मैं CB से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं? CB से। CB क्या होगा? स्ट्रेस इन कंप्रेशन कंक्रीट, ब्रैकेट में लिख देंगे इक्विवेलेंट टू कंप्रेशन स्टील। भाई कंप्रेशन स्टील जो था,
कंप्रेशन स्टील जो था उसको हमने इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट किया। इसमें जो स्ट्रेस आ रही है दैट इज द CB, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2। तो C2 क्या होगा, एरिया इंटू स्ट्रेस, दिस इज द C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम C2 लिखेंगे यहाँ पे हम C2 लिखेंगे। C2 क्या हो जाएगा, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स registered by additional compressive force registered by compression steel एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स इक्विवेलेंट कंक्रीट तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो इक्विवेलेंटली हमने कंक्रीट लगाया है उसमें कितना लोड ले रही है। सो दैट इज C2 हो जाएगा 1.5 M-1 इंटू ASC। ये तो हो गया एरिया, और इसको मैं स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज द CB। तो ये मैंने CB जो है वो वैल्यू निकाल लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि CB का वैल्यू कैसे निकालोगे, व्हाट इज द CB हियर, तो भाई आपके पास में ट्राइंगल ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द CA, दिस इज द CB, इसकी जो लोकेशन होगी वो हो जाएगा DC, एंड यू नो दैट दिस इज द XA। तो यहां से अगर आपको CB निकालना है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, तो मैं WSM में जब कंप्रेशन स्टील लिखता हूं तो मेरा मतलब इससे होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, तो आपको वैल्यू निकालना है, दैट इज ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, इक्विवेलेंट कंक्रीट, क्लियर है। तो ये हो जाएगा दैट इज द CB। तो CB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से, दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, CA डिवाइडेड बाय XA इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, CB डिवाइडेड बाय XA माइनस DC। दिस इज द, बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द CB। अब CB का लोकेशन कहाँ होगा, तो CB का लोकेशन जहां पे कंप्रेशन स्टील लगी है वहीं पे होगा, दैट इज द DC। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा, लोकेशन होगा इसका, लोकेशन ऑफ C2 कहां पे होगा, 8y2 डिस्टेंस, और y2 का जो वैल्यू होगा दैट इज द DC। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसका जो लोकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट लोकेशन इज दिस इज द y2, और y2 का वैल्यू हो जाएगा DC, जहां पे इफेक्टिव कवर लगा हुआ है। सो ये C1 हो गया इस कंक्रीट के द्वारा जो पहले से लगी हुई थी, तो वो तो सिमिलर ट्राइंगल से हमने निकाल लिया। C2 हो गया जो हमने कंक्रीट जो कंप्रेशन स्टील लगाया उसके द्वारा फोर्स कितना रजिस्ट हो रहा है, हियर इट इज। ठीक इसी तरीके से जब हमने कंप्रेशन में जो फोर्सेस आ रहे हैं उसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है, C1 और C2 के अंदर हमने तोड़ दिया है। तो सेक्शन को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे कि टेंशन साइड में जो टोटल फोर्स आ रहा है उसको भी हम दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। रिपीट कर दे रहा हूं, कंप्रेशन में जो फोर्स रजिस्ट हो रहा है कंक्रीट के द्वारा, टोटल कंक्रीट, मेन कंक्रीट और इक्विवेलेंट कंक्रीट, जो टोटल फोर्स रजिस्ट हो रहा है उसको हमने दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज C1 एंड C2। टू बैलेंस दिस सेक्शन, बैलेंस माने इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम जो है जो टोटल टेंशन फोर्स आ रहा है उस टेंशन फोर्स को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, सो दैट द होल सेक्शन will be in equilibrium, whole section will be in equilibrium।
like C1 is equal to T1, C2 is equal to T2. So finally we can say C1 plus C2 is equal to T1 plus T2. That means the section is in equilibrium condition और ये stable है. Clear हो गया? So what we are doing this कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है दो अलग अलग पार्ट के अंदर तोड़ देते हैं. That is the T1 और T2 के अंदर. This is the T1 and it is the T2. Fortunately, both are acting at the same time, at the same location. Why? Sorry. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि मेरे पास में स्टील, टेंशन स्टील एक ही जगह लगा है, तो T1 और T2 भी एक ही जगह लगा होगा. क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ T1. What is the T1 here? T1 हो जाएगा that is resultant tensile force. तो ये दिया जाएगा T1 is equal to TA by M into M into AST1. अब हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल स्टील है, ये जो टोटल स्टील है इसको हम दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं. एक तो हो जाएगा T1 के रेस्पेक्ट में, एक हो जाएगा T2 के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो मैं जब T1 के लिए वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, TA by M into AST1. तो ये हो जाएगा मेरे पास M into AST1. सो यहां से निकल के आ जाएगा T1 is equal to TA into AST1. लुक एट दिस. सिमिलरली जब हमें T2 लिखना है तो T2 क्या हो जाएगा, TA into TA by M into M into AST2. So the value is T2 is equal to TA into AST2. So this is the T2. So T is the right. हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई टोटल जो स्टील होता है दैट इज द AST, ये किसके बराबर होगा, दैट इज द AST1 प्लस AST2 के बराबर होगा. तो मैं यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स अगर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल टेंसाइल फोर्स अगर लिखना चाहूं तो ये लिखा दिया जाएगा दैट इज T इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. और जहां कहीं पे भी T1 T2 हमें लिखना होगा वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं TA इंटू AST1 हो जाएगा ये, प्लस TA इंटू AST2. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज T इज इक्वल टू TA इंटू AST. दिस इज द वन. टोटल फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द फोर्स रजिस्टर्ड बाय टेंशन स्टील. तो ये हमारे पास में टेंशन स्टील के द्वारा फोर्स रजिस्टर्ड होगा. C1 और C2 की अगर मैं बात करता हूं तो C1 के रेस्पेक्ट में T1 होगा, C2 के रेस्पेक्ट में T2 होगा. सो द होल सेक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि C1 और T1 के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म. क्या बोलते हैं? लीवर आर्म. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो C1 और T1 के जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज द लीवर आर्म 1. एंड C2 और T2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज द लीवर आर्म 2. रिपीट कर देता हूं, C1 और T1 के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज द लीवर आर्म 1 एंड C2 और T2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द लीवर आर्म 2. सो लीवर आर्म का जब हम वैल्यू देखेंगे तो लीवर आर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी. तो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज लीवर आर्म
ए, तो LA1 देखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज D माइनस Y1, जिसको मैं लिख सकता हूं LA1 इज इक्वल टू D माइनस XA बाई 3। सिमिलरली LA2 जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा D माइनस Y2, और ये हो जाएगा LA2 इज इक्वल टू D माइनस DC। देखो देखो सिंपल देखो, इसमें LA1 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक D होता है स्मॉल d, उसमें से Y1 हटा दूंगा तो LA1 आ जाएगा, और LA2 क्या होगा, पूरे D में से Y2 हटा दूंगा तो ये आ जाएगा LA2। Y1 और Y2 क्या है, Y1 का वैल्यू XA बाई 3 एंड Y2 का जो वैल्यू है दैट इज द DC। क्लियर? सो ये हमारे पास में क्या बन गया, दैट इज द C1 और LA1 प्लस C2 और LA2। कोई समस्या हो तो बताओ इसमें। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देता हूं C इंटू लीवरआर्म की, तो C मेरे पास में 2 है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, दोनों को क्या कर लेता हूं, मैं अलग अलग लिख देता हूं। तो मैंने जो वैल्यू लिखा है वो हो जाएगा दैट इज MR इज इक्वल टू C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। एक दूसरा इक्वेशन होता है दैट इज T इंटू लीवरआर्म, तो मैंने इसको भी T1 और T2 हैं तो T1 इंटू LA1 प्लस T2 इंटू LA2। आपको ये बताना है दिस इज द इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन 2, विच इक्वेशन इज वैलिड एज पर द फिजिक्स, 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स से बता दीजिए, नॉट मोर देन दिस। जहां तक मैं समझता हूँ सारे लोग 9th स्टैंडर्ड पास आउट है और कोई फेल नहीं है, बैकलॉग नहीं लगा, स्पेशली फिजिक्स में नहीं लगा, सो टेल में। और अगर 9th भी नहीं पढ़े हो, सीधा 8वीं के बाद में सीधा ही बीटेक करने आ गए या डिप्लोमा कर लिए हो, तो बचपन की कुछ शरारतों को भी देख लीजिए। अगर आप शाम को स्कूल में जाते थे खेलने के लिए, पढ़ने तो वैसे नहीं जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, तो कुछ गुलेल मारने के लिए या कुछ तोड़ने के लिए जो आपने शरारतें करी होगी, वही कंसेप्ट का अप्लाई कर सकते हो अगर चाहते हो तो। बंद कर दूंगा, मैं सीधा फिर अपनी चीज पे चलता रहूंगा, है ना। और मान के चलिए कि जिस दिन से ये ऐसा करने लग जाए, चाहे मैं या मेरा कोई कलीग जो है ऐसा अगर करने लग जाएगा, तो नुकसान तुम्हारा ही है बेटा जी। तुम अभी तैयारी कर रहे हो, आइडिया नहीं है कि तुम्हारे लिए सही क्या है गलत क्या है। हम लोगों को अनुभव है, जानते हैं एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और क्यों हम बोल रहे हैं बार बार। तो सब लोग आंसर दो यार, इट इज द ऑनलाइन क्लास, नो वन इज। गलत बात, मिस तो कोई भी क्लास मत करो। T1 और T2 एक ही लोकेशन पर रहेगा, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। के T1 और T2 यानी कि मेरे पास में टेंशन में जो ये स्टील लगा हुआ है, ये एक ही लोकेशन के ऊपर है, ना तो यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो टोटल जो लगा है वो यहीं पे है ना। तो जब यहीं पे है तो फोर्स भी यहीं पे रजिस्ट होगा, ठीक है बेटा। के इक्वेशन 1 वैलिड प्रवीण बोथ काजल कंप्रेशन, अच्छा 1 वाला प्रेमदत्त दोनों ही नहीं है, ये तो अलग ही महानुभव है। वैशाल कंप्रेशन वाला, कृष्णा 2। मैंने पूछा वैलिड नहीं है वो बताना है, और आंसर लिख रहे हैं 1, इक्वेशन 1। शाबाश। C इंटू लीवरआर्म, दूसरी वाली इक्वेशन के करेंगे राजन। चलो मान लेते हैं ये 15-20 स्टूडेंट्स के अलावा कोई आंसर नहीं देंगे, हम लोग इसी विश्वास पे करते हैं अब।
चलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9th क्लास के अंदर हम लोग या बचपन की शरारतों को अगर हम देखें तो हालांकि फिजिक्स ही है ना, समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे। तो आपने बचपन के अंदर या आप सर्कस देखने गए होंगे तो कुछ देखा भी होगा आपने, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप सर्कस देखने गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी एक जो वहां पे कलाकार हैं जो शो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जैसे मान लो ये कोई एक बॉडी है, इसमें अलग अलग डाया की रिंग जो है वो स्विंग करवाते हैं। अलग अलग डाया की जो रिंग है, एक डाया इतना, एक डाया इतना, एक डाया इतना, और ये एक साथ उसके अंदर जो है जो भी कलाकार है उसको स्विंग करवाते रहते हैं। ऐसा भी देखा होगा। इसके अलावा आपने बचपन के अंदर ये भी किया होगा, बचपन में आपने ये भी किया होगा कि भाई यहाँ से एक रस्सी यानी कि रोप ली आपने, यहाँ पे कुछ मास चाहे वो पत्थर हो या कुछ भी हो आपने यहाँ पे बांधा होगा, दिस इज द M1, और यहाँ पे रिंग लगाई होगी जो आपकी फिंगर में आ सके। फिर आपने एक दूसरा रोप लिया यानी कि दूसरी रस्सी ली, वहां पे M2 मास लगाया, दूसरा पत्थर या दूसरी कोई चीज लगाई, इस पे भी रिंग लगाई। ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मेरे पास में मान लीजिए दिस इज द R2, ये कम है, इसके ऊपर मास ये है। आपने ये दोनों जो रस्सी है उसको आप, ये जो रिंग लगी है इसको आपने फिंगर में लिया और फिर ऐसे घुमाने लगे। तो ऐसे घुमाने लगे तो दोनों मास M1 और M2 अपनी अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे इन्होंने मोमेंट देना शुरू कर दिया। इसने कितना मोमेंट दिया, M1 इंटू R1, इसने कितना मोमेंट दिया, दैट इज द M2 इंटू R2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे कितना टोटल मोमेंट आया है, यहाँ पे टोटल मोमेंट कितना आया, M टोटल, तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि सर M टोटल कितना आया। तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से ये जो मोमेंट आया दिस इज द M1, इन दोनों की वजह से जो मोमेंट आया दिस इज द M2। तो यहाँ पे मैं टोटल मोमेंट बोल सकता हूँ दैट इज द M1 प्लस M2। ये टोटल मोमेंट यहाँ लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। आपने किया ही है बचपन के अंदर और ये सही भी है। सही क्यों है अभी रोक लेते हैं, बट ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, इसी सिचुएशन को उल्टा कर दे रहा हूं। इसी सिचुएशन को क्या कर दे रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं। उल्टा करने का मतलब ये है, सेम सिचुएशन है, इसको मैं अपोजिट कर रहा हूं। लुक एट दिस, यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द R1 डिस्टेंस एंड इट इज द R2 डिस्टेंस, दिस इज द R2 डिस्टेंस। मैंने पहली बार जो है वो मैंने क्या किया, मास M1 और M2, मैं डायग्राम सेम रख लेता हूं, है ना, ताकि इसमें भी कंफ्यूजन ना हो। यहीं पे रख लेता हूं मैं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज द वन। तो ये R2 डिस्टेंस है। मैंने पहली बार मास M और M1 यहाँ पे लगा है, मतलब यहाँ पे लगे हुए थे और रिंग यहाँ लगी थी और दोनों की रिंग एक ही जगह थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उल्टा कर दे रहा हूं। मैं बोल देता हूं कि भाई मैंने मास जो पहले यहां लगाया था अब इधर लगा देता हूं। तो मास M1 यहां लग गया, रिंग मैंने यहां लगा दी। मास M2 यहां लग गया और मैंने रिंग यहां लगा दी। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अब ये जो मास है इधर कितना मोमेंट इंड्यूस करेंगे, तो आंसर होगा कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? अरे बताओ, आपको पता कहां करना है, लोकेशन कहां होगी जहां पे आप मोमेंट निकालना चाहते हैं। वाई कि मेरे पास में ये जो M1 और R1 मोमेंट है वो इस जगह मोमेंट देगा, ये जो है वो इस जगह मोमेंट देगा। ये दोनों एक जगह नहीं है, तो मैं टोटल नहीं बता सकता कि भाई टोटल एक जगह इस जगह इतना आएगा। तो फिर आपने यहां पे कैसे बता दिया? यहां पे मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ये M1 और R1 जहां पे लग रहा है, M2 और R2 जहां पे लग रहा है, दोनों का CG एक ही जगह है,
दोनों का सीजी एक ही जगह है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस जगह अगर टोटल मोमेंट की बात करूंगा तो m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 लिख दूंगा। Why? बिकॉज ऑफ दैट जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मोमेंट कर रहे हैं उन दोनों का, इसका भी और इसका भी, जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है जिसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, उन दोनों का सीजी एक ही जगह है। सो वी कैन एड दीज टू मोमेंट डायरेक्टली टू डिटरमाइन द टोटल मोमेंट, but we cannot proceed the same procedure for this situation. Why? Because of that CG of these two location are इन दोनों का जो CG है वो सेम नहीं है। CG of location of these two moment are not at a same point. Then तब हमें क्या करना होगा? तब हमें इसका CG हमें इसका लोकेशन निकालने के लिए, यानी कि टोटल मोमेंट निकालने के लिए, we need to first calculate the CG of these two and then we can determine the value of this. तो हमें ये एडिशनल टास्क करना होगा अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो। आ गया समझ में? ये आपने 9th क्लास में जो है प्रैक्टिस करी होगी और ये आपने बचपन में मजाक करी होगी, तो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। सो ये समझने वाली बातें थी 9th क्लास के अंदर। तो जहां तक मैं समझता हूँ सारे लोग 9th पास आउट थे, तो ये सारा समझ गए होंगे। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन करें तो C1 और C2 T1 और T2 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इज एट द सेम लोकेशन। When the resultant of these two forces are at the same location, then we can directly write Mr is equal to C1 into L11 plus C2 into L2. But vice versa not possible. Why? Because we cannot write T1 into L11 plus T2 into L2. Why? Because of that C1 and C2 are not acting at a same point. Both are acting at a different point. So to determine the value of the MR, total MR, by using these two forces, first we need to calculate the location of these two forces, CG of the location of these two forces, and then we can proceed the same procedure जो भी हमारे पास में है। So that will be additional task अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो। लेकिन मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितना आप C1 into L11 करके करेंगे, और फिर ये सारे कहानी करके फिर जो करेंगे मार्क्स उतने ही मिलेंगे, बट आपको इसका CG निकालना और फिर इसको सारा करना एडिशनली करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक कि इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत होगी। एवरीवन क्लियर? से यस और नो? सो दिस इक्वेशन इज द राइट, बट वी कैन नॉट राइट दिस वन। ये नहीं लिख सकते। तो हमारे पास जो मोमेंट होगा, जो MR का जो हम इक्वेशन लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, वो इक्वेशन लिखा जाएगा दैट इज, तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखेंगे सो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज द MR, और ये MR हो जाएगा, दिस इज द MR इज इक्वल टू C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। सो यहाँ से दैट इज MR इज इक्वल टू 1/2 B इंटू XA इंटू CA D माइनस XA बाई 3 प्लस C2 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC इंटू CB इंटू D माइनस DC। दिस इज द वन। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास में MR। नोट करिए इसको। तो यहां से नोट करना फटाफट। अभी बताते हैं कैसे आएगा बेटा, पहले इसको कॉपी करो।
सिंगली के अंदर बता चुका हूं मैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास C1। अब इसका लोकेशन कहाँ होगा, तो ये होगा इसके CG पे। तो ट्राइंगल का CG होता है h/3, तो ये यहाँ पे लगेगा। इसी तरीके से जब मैं C2 की बात करता हूं दोस्तों, तो C2 क्या होता है, C2 होता है कि जो कंप्रेशन में जो स्टील लगा था, कंप्रेशन स्टील जो लगा था, उसको हमने इक्विवेलेंटली कंक्रीट में कन्वर्ट किया। तो कितना एरिया ऑफ कंक्रीट हुआ था, 1.5 m इंटू ASC, 1.5 m इंटू ASC, तो उतना कंक्रीट आ गया। तो जब मैंने बाहर कंक्रीट लगा दिया तो वहां से स्टील हटानी पड़ेगी, तो वो मैंने हटा दी, माइनस कर दिया। तो जो फोर्स आ जाएगा मेरे पास दैट इज 1.5, सॉरी एरिया रह जाएगा अब 1.5 m इंटू ASC। ये टोटल कंक्रीट था बाहर वाली का, और ये हमें माइनस करना था। तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट जो अब बचा है कंप्रेशन स्टील के लिए, उसको मैं स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो C2 फोर्स आ जाएगा। नोट करिए अंकित, ठीक है बेटा। हुआ ASC, ये ASC लगा है और बाकी जगह कंक्रीट लगी है, बाकी जगह कंक्रीट लगी है। लेकिन C1 के अंदर हमने यहाँ पे भी कंक्रीट मान लिया था, माना था नहीं माना था। C2 में हम लोग क्या बोलते हैं, C2 का जब वैल्यू लिखेंगे तो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी सेक्शन मान लेता हूँ। ध्यान से देखिए, ये कितना लोड ले रही है उसका तो मैंने यहाँ पे C1 बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं C2 की। तो C2 में हमने ये बोला कि भाई ये कंक्रीट कितना लोड ले रही है, ये कितना ले रही है, तो ये ले रही है मेरे पास एरिया हो जाएगा 1.5 m इंटू ASC। इसको मैं CB से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो बाहर कंक्रीट लगा है ना, वो इतना फोर्स ले रही है। कितना फोर्स ले रही है, इतना। क्लियर है, राइट। अब क्या ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास ये आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी जगह कंक्रीट माना है, जबकि यहाँ पे स्टील लगा है। फिर हमने इस स्टील को हटा के जब मैं यहाँ पे हटाऊंगा तो दिखती सी बात है भाई, यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी, यहाँ पे वेकेंट रह जाएगा, ये वेकेंट रह जाएगा। तो ये वेकेंट होना चाहिए ना, जबकि हमने इसका वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, C1 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कंक्रीट है ही नहीं, खाली जगह है। तो ये जो कंक्रीट है जितना लोड ले रही थी उतने लोड को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, दैट इज एरिया इनटू स्ट्रेस। तो यहाँ पे कंक्रीट का एरिया कितना होगा, जितना स्टील है उतना ही एरिया ऑफ कंक्रीट होगा। तो ये हम कर देते हैं माइनस ASC इंटू CB। तो ये जो खाली जगह है वहां पे इतना कंक्रीट लगा था और ये स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसी को लिखा है, ये वो जो हमने C2 में लिखा है। अंकित नोट करिए। कंप्रेशन साइड में हमने जो है टोटल कंप्रेसिव फोर्स को
कंप्रेशन स्टील और मेन कंक्रीट के द्वारा जो टोटल फोर्स आ रहा है वो आ जाएगा C। उसको हमने दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया कि भाई जो स्टील लगाया है वो C2 ले रहा है और जो बचा हुआ बाकी जो कंक्रीट है वो C1 ले रहा है। तो हमने जब कंप्रेशन साइड में जो टोटल फोर्स आ रहा है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो नीचे भी हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? ताकि सेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। C1 इक्वल टू T1, C2 इक्वल टू T2। दैट्स वाई हमने T1 और T2 में ब्रेक किया है। संकेत क्लियर हो गया बेटा? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया MR का इक्वेशन, जिसका वैल्यू हमें अगर निकालना है तो ये इक्वेशन हमें यूज करना होगा। अब आते हैं हम लोग डिजाइन फॉर्मुलेशन पे कि भाई एरिया ऑफ स्टील 1 कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील 2 कैसे निकाला जाएगा और कंप्रेशन स्टील ASC का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो उसकी हम देखते हैं क्या कहानी होगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा डिजाइन फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन फॉर्मूला। डिजाइन फॉर्मूला मतलब एरिया ऑफ स्टील, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील की हम बात कर रहे हैं दैट इज द AS। जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई AS जो है वो दो पार्ट का सम है, दैट इज ये क्या है, ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज द ASC कंप्रेशन स्टील और ये हो जाएगा AST टेंशन स्टील, जिसको फर्दर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे AST1 और AST2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो है टोटल 3 तरीके का एरिया निकालना चाह रहे हैं, ASC, AST1 और AST2। कौन किसके लिए निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो उसकी कहानी हम लोग सिंपल देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड, तो उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ दैट इज BM के द्वारा। किसके द्वारा? BM के द्वारा शो कर देता हूँ। बैलेंस मोमेंट हो जाएगा मेरे पास, बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज MR बैलेंस, ये हो जाएगा MR बैलेंस, ठीक है। ये मैंने शो कर दिया। नाउ हम ये जानते हैं कि अगर इफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड अगर ज्यादा होता है MR बैलेंस से, तो हम लोग डब्ली की तरह डिजाइन करते हैं, डिजाइन एज डब्ली, डिजाइन एज डब्ली, ये हम लोग डब्ली की तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अगर MR बैलेंस से ज्यादा तो हम डब्ल्यू की तरह डिजाइन कर रहे हैं। तो इस बेंडिंग मोमेंट को हम लोग जो है दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इस बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे?
मैंने इस बेंडिंग मोमेंट को लिखा दैट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। मान लेते हैं कि भी मेरे पास बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द लोड, जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमने मान लिया दैट इज द 120 और mr बैलेंस जो है दैट इज द 100। फॉर एग्जांपल रफली हमने कुछ भी ले लिया, 150, जो भी इच्छा है वो ले लो, बट बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो अच्छा रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि बैलेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग टेंशन साइड में AST बैलेंस प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ BM इज इक्वल टू M1 की जगह लिख देता हूँ MR बैलेंस प्लस M2। अब ध्यान से देखना, इस बैलेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इस बैलेंस के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे AST 1 दे दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या दे दे रहे हैं, AST 1 दे दे रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ से AST 1 दे दिया तो दिखती सी बात है मेरे पास जो सेक्शन बन रहा है वो हो जाएगा दिस इज द C1 एंड दिस इज द T1 और ये हो जाएगा LA1। ये आ जाएगा मेरे पास इस बैलेंस के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना। और C1 इज इक्वल टू T1, ये हो जाएगा दैट इज C1 इज इक्वल टू दिस इज द C1 एंड इट इज द T1। तो C1 इक्वल टू T1 होगा तो ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई समस्या नहीं है। तो भाई मेरे पास में AST 1 जो निकला है वो किसके रेस्पेक्ट में निकला, MR बैलेंस यानी कि M1 के रेस्पेक्ट में। तो यहां से मेरे पास में जो निकलेगा दैट इज द AST 1 निकलेगा। कैसे निकालेंगे, तो भाई MR1 इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे AST 1 निकालना हो तो लिखूंगा MR1 इज इक्वल टू T1 इंटू LA1। T1 क्या होता है, TA इंटू AST 1 इंटू LA1। तो यहां से AST 1 आ जाएगा, दिस इज द MR1। व्हाट इज द MR1, दिस इज द 1। तो यहां से हम AST 1 निकालेंगे। अब आते हैं इस बचे हुए मोमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो हमारे पास AST 1 की कहानी हो गई, ये समझने के लिए है, ये समझने के लिए है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द फॉर अंडरस्टैंड, राइट। अब हम बात करते हैं M2 के लिए जो बच रहा है, यानी कि 100 के लिए हमने स्टील यहां पे दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 20 वाला। तो 20 के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन में स्टील दे देते हैं। तो 20 के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, 20 के लिए मैं यहाँ पे ये एक इमेजिनरी सेक्शन मान लेता हूं। 20 के लिए मैंने यहाँ पे स्टील दिया दैट इज द ASC, कंप्रेशन में स्टील दे दिया ASC। सपोज करिए न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये जो ASC दिया है वो मैंने किसके लिए दिया, इस रिमेनिंग मोमेंट के लिए। ये रिमेनिंग कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट में इसको माइनस कर देंगे, सो दिस रिमेनिंग मोमेंट निकल आएगा, हाँ या ना। तो इस रिमेनिंग मोमेंट के लिए हमने एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे मैंने कंप्रेशन में दिया तो ये आपको क्या देगा, दिस इज द C2, ये C2 फोर्स देगा भाई। टोटल रजिस्ट मटेरियल दिया तो रजिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस M2 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस M2 के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है वो ASC प्रोवाइड करेंगे। ये AC हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे वो भी बाद में देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये बात लिखी कि भाई मैंने यहाँ पे जो ASC दिया है वो इस M2 मोमेंट के रेस्पेक्ट में दिया है, तो ये जो स्टील है वो फोर्स ले रही है C2। अब क्या ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रेट करने के लिए कोई और दूसरा फोर्स है क्या? जैसे यहाँ पे C1 इज इक्वल टू T1 था, यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही फोर्स है। तो अगर मैं इन दोनों डायग्राम को सम कर देता हूं, एक्चुअल में तो पूरा लग रहा है ना, तो सम कर दूंगा तो ऊपर फोर्स लग रहा C1 प्लस C2, नीचे लग रहा ओनली T1। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते भी नहीं है। तो हमें इस फोर्स को इक्विलिब्रियम में करने के लिए, ताकि मेंबर स्टेबल रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं,
जितने मोमेंट के लिए हमने कंप्रेशन में स्टील लगाया है उतने ही मोमेंट के लिए एडिशनली हम लोग टेंशन साइड में स्टील लगा देते हैं, दैट इज द AST2। और ये AST2 जो आया है, ये AST2 जो आया है, ये AST2 जो होगा वो M2 मोमेंट के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इस M2 से हम लोग AST2 भी निकालते हैं। जब हमने यहाँ पे AST2 एडिशनल स्टील दिया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स एडजस्ट करेगा, दैट इज द T2। और ये दोनों C1 और C2 और T2 दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, बराबर होंगे। सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द LA2, दैट इज द LA2। एंड हियर आई कैन से कि भाई ये मेरे पास में आ गया, दिस इज द वन। तो AST2 और ASC रिमेनिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में निकलता है, AST1 MR बैलेंस के रेस्पेक्ट में निकलता है, यानी कि M1 के रेस्पेक्ट में निकलता है। अब अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं C1 और C2, नीचे दो फोर्सेस हैं T1 और T2, दोनों बराबर हैं। C1 plus C2 is equal to T1 plus T2, so body is in equilibrium. From this discussion we have clear idea that we can calculate the AST by using the equation T1 into LA1. Similarly we can calculate the AST2 equation. AST2 कैसे निकालेंगे, that is M2 is equal to T2 into lever arm 2 and ASC we can calculate C2 in M2 is equal to C2 into lever arm 2। बस अब क्या करना, बस लिख लो, जो भी थ्योरेटिकल चीजें वो लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हमें टेंशन स्टील की हम बात करें, टेंशन स्टील की अगर हम बात करें तो पहला हम लोग देख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। पहला हम देख लेते हैं एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। टेंशन रेनफोर्समेंट तो मैं यहाँ पे AST लिख रहा हूँ, ना तो ये लिख रहा हूँ कि भाई 1 है या 2 है। पहला हम बात कर लेते हैं, दैट इज AST1। AST1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये करस्पॉन्डिंग टू, ये हो जाएगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू MR बैलेंस और M1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, MR बैलेंस और M1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज M1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 इंटू LA1। इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखा जाएगा दैट इज M1 इज इक्वल टू T1 TA इंटू AST1 इंटू LA1 D माइनस XA बाई 3। सो यहाँ से AST1 जो निकलेगा दैट इज द M1 डिवाइडेड बाई TA इंटू D माइनस XA बाई 3, दिस इज द वन। अगर आप M1 को MR बैलेंस लिखते हैं, जो कि है भी सही, तो अगर आप इसको MR बैलेंस लिखते हैं तो यहाँ पे XC हो जाएगा, XC यानी कि KD। तो आप जो है ये इक्वेशन पहले से लिखे हुए हैं, जब हमने सिंगली के लिए बात करी थी तो आपने वहां पे इक्वेशन लिखा था दैट इज TA इंटू ZD, याद आ रहा हो तो किसी को। ये इक्वेशन आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं सिंगली वाले के लिए, बैलेंस के लिए, वही चीज है ये। जब मैं इसको बैलेंस लिख देता हूं, जो कि एक्चुअल में होता भी है, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इफ रिक्वायर्ड देन। So this is the AST1. Now AST2, AST2 किसके रेस्पेक्ट में होगा? AST2 होगा रिमेनिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में। AST2 ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? करस्पॉन्डिंग टू रिमेनिंग मोमेंट दैट इज द M2। तो रिमेनिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं दैट इज BM इज इक्वल टू
दैट इज द M1 प्लस M2, और M1 को हम लोग लिख दे रहे हैं MR बैलेंस प्लस M2, दिस इज द BM, तो द M2 इज इक्वल टू BM माइनस MR बैलेंस, या फिर इसको ये लिख सकते हैं दैट इज M2 इज इक्वल टू BM माइनस M1, तो दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। सो द M2 इज द रिमेनिंग मोमेंट। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, AST2, तो ये आ जाएगा दैट इज M2 इज इक्वल टू T2 इंटू LA2, बाई दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे, so here it is that M2 is equal to TA into AST2, lever M2 होता है that is the D minus DC, so here the AST2 is equal to M2 divided by TA into D minus DC, D minus DC, clear? So this is the AST2, राइट। तो टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील कितना हो जाएगा अगर इसे हम देखेंगे, सो टोटल AST हो जाएगा, टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AST, सो AST वॉट, ये हो जाएगा AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2, AST1 प्लस AST2। So this is all about the tension steel. This is all about the tension steel. Look at this area of tension reinforcement, जो कि हमने MR बैलेंस और M2 के रेस्पेक्ट यानी कि रिमेनिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। अब हमें निकालना ASC, जो कि इस रिमेनिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो दैट इज द एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। So now we are going to calculate the area of compression reinforcement